कल हम लोग पढ़े थे क्या? कल हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। इसके बाद आपका 2 चैप्टर बढ़ जाता है ज्योग्राफी में, उसके बाद आपका ज्योग्राफी का सिलेबस क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हमने कुछ पॉइंटों को देखा था, कुछ चीज़ों को समझा था, लेकिन आज उसके आगे का पढ़ेंगे, आज उसके आगे का समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, बेहतर ढंग से समझेंगे, एकदम बिना टेंशन का, बिना किसी फिक्र का। ठीक है, और क्या कि चीज़ों को समझिएगा, जब तक चीज़ों को समझिएगा नहीं, परखिएगा नहीं, तब तक आप कोई चीज़ें समझ नहीं पाइएगा, तो ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं आज का क्या, कथा कहानी या क्लास। ठीक है, ये तो कथा ही है एक प्रकार का, क्या है, एक प्रकार का ये कथा ही है जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं पहला, अगर आते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर, सूखा संभावित क्षेत्र का विकास कार्यक्रम। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि सूखा संभावित क्षेत्र के विकास के कार्यक्रम के बारे में व्याख्या कीजिए या बताइए, या इसका कारण क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आज इस चीज़ों को एक बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और बेहतर ढंग से समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्या कह रहा था, कृपया करके हल्ला मत करोगे, मुंह बंद करके शांति से सुनोगे बात को, एकदम शांति से प्रेम से सुनना का प्रयास करना। हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए हमें, 1% भी नहीं। किसी भी इंसान को अगर मन है तो कॉपी कलम निकाल लीजिए, ऑब्जेक्टिव लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़ा बेवकूफ़ी आप लोगों में क्या है कि ऑब्जेक्टिव लिखते नहीं हो, जिसके कारण सब्जेक्टिव याद ना होता है। सीधा सी क्लियर बात है, जो बच्चा यहाँ पर समझेगा, ऑब्जेक्टिव को लिखेगा, वो सब्जेक्टिव याद होगा। नहीं लिखोगे नहीं याद होगा, कोई भी इंसान हो। तो ध्यान देना कि इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी एवं पंचवर्षीय योजना में हुई है। कब हुई है? चौथी और पंचवर्षीय योजना। चौथी और पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? कल ही बताया था ना। चौथी और पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1969 से 1970, और उसके बाद पंचवर्षीय हुआ था 1974 से 1975। चौथा जो हुआ था वो हुआ था, याद रखना कि चौथा जो योजना हुआ था वो हुआ था 1969 से 1970 के बीच, और पांचवा जो हुआ था 1974 से 1975 के बीच हुआ था। अब याद रखिएगा कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था वो चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, किसमें हुआ था? चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात है कि इसका उद्देश्य था क्या। अब चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना कहेगा तो इतना तो ध्यान में रहेगा ना, चौथा कब हुआ था? 1969 से 1970। पांचवा हुआ था 1974 से 1975। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। कहीं कल का बच्चा जो होमवर्क में लिखा है, सॉरी जो ऑब्जेक्टिव लिखा है उसको सारा चैप्टर का चैप्टर समझ में आएगा, जिसने नहीं लिखा है उसको समझ में नहीं आएगा। क्लियर बात है? ठीक है, छोटा छोटा चैप्टर है अभी का, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बनता है, इतना याद रखना। ठीक है, इसका क्या है कि इसका उद्देश्य था सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों का रोजगार उपलब्ध करवाना। अब देखो, इससे तो समझ में आ सकता है ना कि सूखा संभावित क्षेत्र, जो क्षेत्र क्या है, जो सूखा हुआ है, क्या है? सूखा हुआ है। ठीक है, उस क्षेत्र में, सूखा हुआ क्षेत्र में वहां के लोगों का क्या दिलवाना? रोजगार दिलवाना। क्या दिलवाना? रोजगार दिलवाना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि जहां जहां सूखा क्षेत्र है वहां पर लोगों का क्या दिलवाना? रोजगार दिलवाना। ठीक है, और सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों का विकसित करना था। क्या करना था? सूखे का जो था, सूखा का प्रभाव क्या था, जो जहां पर जिस क्षेत्रों में सूखा सबसे ज्यादा था उसके प्रभावों को क्या करना? कम करना। कम करने के बाद उसके साधनों को क्या करना? विकसित करना। क्या करना? विकसित करना। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि बताइए सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है, तो आप जरूर बताइएगा कि इस कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था कब? चौथी और पंचवर्षीय योजना में। ठीक है,
और चौथी पंचवर्षीय योजना का मन होगा तो डेट लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा तो और आपके लिए बेहतर हो जाएगा। सीधा क्लियर बात है, क्योंकि एग्जाम में कॉपी भी बेहतर दिखना चाहिए, ठीक है। एक लिखना ही बेहतर नहीं होता है, कॉपी का भी बनावट जो होगा, जो लिखाई होगा, जो आप आंसर राइटिंग लिखेंगे वो भी बेहतर होना चाहिए, तभी भी आपका नंबर जुट सकता है और एक बेहतर आ सकता है। पास करना सबका, पास करना आसान काम है, लेकिन वहां तक पहुंचना जहां तक चाह रहे हो वो बड़ा मुश्किल काम है। अब करेगा कौन? आप ही लोग, दूसरा कोई नहीं करता। कोई जीनियस आके थोड़ी बैठता है, 12th क्लास का लड़का बैठता है ना। जो आप पढ़ते हैं सो वही पढ़ता है, जो टॉप करता है वही बुक आप पढ़ते हैं, वही बुक वो पढ़ता है। बस एक दिक्कत क्या हो जाता है कि उसकी मेहनत होती है, आपकी मेहनत कम होती है। आपकी मेहनत कम होगी तो आपका नंबर कम आएगा, आपकी मेहनत ज्यादा होगी तो क्या पता कल कोई और था, आज आप आके बैठेंगे। तो सोच वहां का रखिएगा हमेशा कि हमें उस टॉप पर बैठना है, ठीक है, उस टॉप पे रहना है। इतना सोच बना के बैठिएगा कि इस बार जो रिजल्ट आएगा वो पेपर में नहीं आना चाहिए, वो न्यूज़पेपर में आना चाहिए। ये सोच के बैठिएगा रिजल्ट बेहतर आएगा, नहीं सोच के बैठिएगा रिजल्ट नहीं आएगा। कहावत है, अगर एरोप्लेन का सोचिएगा ना तो वहां से गिरवो कीजिएगा ना, गिर जाइएगा अगर तो कहीं पेड़ पौधे पर जाके लटक जाइएगा। अगर किस्मत खराब होगा ना तो वहां से गिरिएगा तो किसी के छत पर जाके गिरिएगा, जमीन पर नहीं गिरिएगा, ये याद रखिएगा। और सोचे हैं छत के तो गिरेंगे जमीन पे ही। आए ये तो समुद्र में गिर गया तो और अच्छी बात है ना कि आपके गहराई का पता लगा के आओगे कि कितना गहरा है। ये तुम सब्जेक्ट से बाहर बात कर रहे हो, जो सब्जेक्ट मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो समझ नहीं रहे हो। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सोच हमेशा ऊपर का रखो, कि नीचे भी आओगे ना तो हल्का सा नीचे आओगे, ज्यादा नीचे नहीं आओगे, बस थोड़ा सा नीचे आओगे, लेकिन मेहनत उस कामयाबी पे होना चाहिए। कि बिहार बोर्ड में, कि इस बार बिहार बोर्ड में मेरा भी रैंक हो, पहला नाम किसी इसी लड़कों में से चाहे लड़कियों में से किसी का आ जाए। मैं ये सोच के हर बार बैच चालू करता हूँ, यही सोच के। हमारा कोई सर मास्टर का क्या है, ये पूरा बरगिनिया में मास्टर पढ़ा रहा है, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है भाई। जितना भी पढ़ा रहा है ना, बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, एक मास्टर एक ऐसा जाते होता है जो निस्वार्थ पढ़ाता है, जिसको अपने भविष्य का कोई टेंशन नहीं है। जितना भी बरगिनिया में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सब निस्वार्थ पढ़ाता है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस उनसे एक ही चीज से लेना देना है कि बच्चा का मेरा रिजल्ट बेहतर आए। अब नहीं आएगा तो सोचिए तू सब, अब आप लोग के ऊपर निर्भर है। हमारा जो काम है मैं कर रहा हूं। अगर आपसे पूछेगा सूखा संभवित क्षेत्र के विकास के बारे में, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी चौथी और पंचवर्षीय योजना में हुई थी, और इसका उद्देश्य था जो सूखा वाला क्षेत्र है, जो सूखा क्षेत्र है उसको क्या करना, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार देना, और उस सूखा क्षेत्रों में क्या करना, प्रभावों को कम करना, वहां के उत्पादन के साधनों को क्या करना, विकसित करना, इनका उद्देश्य था। अब आगे देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र को और विस्तृत किया गया, यानी कि चौथा पंचवर्षीय योजना में यह बताया गया कि उनके सूखा हुआ क्षेत्रों के प्रभावों को कम कर देना है और वहां पर क्या करना है, उस क्षेत्रों का साधनों का विकास करना है। लेकिन पांचवा पंचवर्षीय योजना में यह बताया गया कि यहाँ का इसके कार्य क्षेत्र का और विस्तृत किया जाए, यानी कि जिसका जो उसका कार्य क्षेत्र था, कार्य करने वाला जगह था, उसको और बड़ा किया जाए और फैलाया जाए। ये पांचवा पंचवर्षीय योजना में आता है, ठीक है। अगला, प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सिविल निर्माण कार्य पर बल दिया गया जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, परंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारगाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचनाओं जैसे विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाएं और सेवाओं पर क्या किया गया, जोड़ दिया गया। एक चीज बताइए, मान लीजिए कि आप एक बहुत पिछड़े जगह से आते हैं जहां पर आपके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार वहां पर काम करना चाह रहा है, वहां पर सरकार ऐसे ही सूखा संभावित क्षेत्र के कार्य का। अब सूखा का मतलब ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ जमीन सूखा हो। सूखा के मतलब तो ये भी निकल सकता है ना कि जैसे कोई कहता है ना गांव में, तुम ही कहते होगे अपने जब कभी तकलीफ होता होगा तो कहते होगे, क्या कहते होगे, ये जीवन बड़ा सूखा सूखा कट रहा है। कहते हो कि नहीं कहते हो? हर किसी के मुंह से निकल जाता है, कहते हो।
अब आपको अगर जीवन में हरियाली चाहिए तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ समझिएगा क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ेगा। अगर यहाँ तक तो ये भी फैला दिया गया, यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत है, आपके पास साधन ला के रख दिया गया, कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन साधन लाने के बाद और सारी चीजों की भी आवश्यकता होगी या ना होगी? होगी ना। अब दुकान खोल के बैठ जाइएगा, ऐसा थोड़ी है कि उसको दुकान खोल लिए हैं, बैठ गए हैं, कस्टमर आ रहा है, कह रहे हैं ना दो थोड़ा सामान जो। मार्केटिंग करना पड़ेगा, मार्केटिंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा, बाजारों में जाके सामान को बेचना होगा, बाजारों से सामान लेके आना होगा, आना होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, निर्माणों पर, सिविल निर्माणों पर बल दिया गया और अधिक श्रमिकों की क्या होती थी, आवश्यकताएं होती थी कि नई नई शुरुआत में मशीनरी चीजें नहीं है। अभी के समय में लोगों का क्या हो गया है, मजदूरी कम हो गया है, लोग मजदूर कम रखना चाहते हैं। क्या कि अभी आप जाइएगा कहीं पर भी तो क्या देखिएगा, गांव में भी जाइएगा तो पहले लोग धान काटता था, गेहूं काटता था हाथ से, मजदूर लेके जाता। अब मशीन आ गया है, आ गया है कि नहीं आ गया है? नहीं, तुम लोग के गांव में नहीं चलता, हम लोग गांव में चलता है। धान काटने वाला मशीन ट्रैक्टर में लगा के धान काट देता है। क्या कम समय लगेगा, लेकिन वहां पर तो श्रमिकों की कमी, श्रमिकों का क्या होते चला जाएगा, श्रमिक खत्म, मजदूर खत्म होते चले जाएंगे। उनके तब वो कहाँ निकलेंगे, प्रवास करेंगे, कहाँ, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास जाएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या कि टेक्नोलॉजी आएगा, मशीनरी चीजें आएगी, तो ऐसे भी है कि मैन पावर कम होते चला जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले चिट्ठी पहुंचाने के लिए, पत्र पहुंचाने के लिए डाकिया जाता था, अभी हम लोग व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। जो भी चीज होता है सेकंड नहीं लगता, चला जाता है। पहले लोग गांव में जान के रह जाता था, अभी इस सोशल मीडिया के तौर पे बहुत सारे लोग बहुत जगह से जानना शुरू कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं? बहुत सारे जगहों से जानना शुरू किए हैं। जैसे कल 2 दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूं, एक जगह से फोन आता है कि सर आ जाइए ना मेरे कोचिंग में, मोतिहारी के, नाम गूगल पर जाके मानना, जेम्स क्लासेस। आया कि सर नए सेशन से आप मेरे में पढ़ाइएगा। तो मैं कहा कि जिस कोचिंग में बैठ के पढ़ा रहा हूँ वो कोचिंग ही मेरा है। सबसे पहला चीज तो अपना कोचिंग बंद करके तो पहले मैं आ नहीं सकता हूँ। पहला बात के लिए माफी, ताकि मेरे पास वक्त नहीं है। सबसे पहला चीज क्या है, आज ये सोशल मीडिया ना होता तो हमको कोई जान पाता, वहां पहुंच पाता। राहुल सर को पटना से फोन आता है कि ऑनलाइन क्लास यहाँ स्टार्ट कर दीजिए मैथ का, या तो पटना में आके आप सप्ताह में 3 दिन क्लास लीजिए, 3 दिन पढ़ाइए। मना कर दिया गया। काहे मना किया गया? क्या कि ये अपना है, यहाँ पर सिर्फ अपना बस चलता है। और इसमें कोचिंग में पढ़ाना, देखो एक एक लाइन को तोड़ के पढ़ाना आता है मुझे, किस तरह से पढ़ाना चाहिए। मैं ये सोच के बैठता हूँ ना कि वहां पर चाह रहा हूं जहां पर पहुंच जाओ। नहीं पहुंच पाओगे तो फिर बड़ा दिक्कत होगा, फिर मेरा मन टूटेगा, आपका मन टूटेगा, समाज का मन टूटेगा, लोगों का मन टूटेगा। इससे अच्छा है कि आप जाके बेहतर ढंग से पढ़ाई कर लीजिए। अभी समय है, 5 महीना में 12th के सिलेबस को खा जाइएगा। अगर थोड़ा सा मेहनत और आगे चल जाए तो एकदम से पढ़ के बेहतर ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इसमें किस किस चीजों की आवश्यकता हुई, उठा के रखल कर भाई, इसमें किस किस चीजों की इस परियोजना में। आपके बाद सिंचाई परियोजना हुआ। सिंचाई के मतलब तो बेहतर ढंग से समझते हो ना, खेतों में सिंचाई की जाती है, वो परियोजना को चालू किया गया। उसके बाद भूमि का विकास किया गया, वनीकरण यानी कि वनों का क्या किया गया, संरक्षण किया गया, उसको सही ढंग से रखा गया कि वन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नहीं है। आगे चरगाह विकास, यानी कि अब तुम खेती करोगे, तुम्हारे पास पशुपालन होगा, पशु को पालोगे तो उसके लिए चारा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चरगाह का खेतों में चारों को उपजाकर पशु के लिए चारा देना, चरगाह विकास हो गया। उसके बाद ग्रामीण अवसंरचना, विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाएं और सेवाओं पर क्या दिया गया, जोर दिया। क्या दिया गया, सेवाओं पर जोर दिया गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो एक बार आपके पास वीडियो है, जाके जरूर देख लीजिएगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई सारा लोग जरूर देखो, क्या कि ये जो वादा किया था तो मैं निभाऊंगा, ये आपको उसी के लिए दिया जा रहा है। आपके क्लास में आपको लिखा हुआ था रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपके पास, आपके उस पैम्पलेट में छपा हुआ था,
तो आप परेशान मत होइए, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एक से लेके पूरा, एक क्लास से लेके पूरा का वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। 8 घंटा का मैराथन क्लास का वीडियो पहुंच जाएगा, जिसमें 800 ऑब्जेक्टिव होगा, वो सारा का सारा दे दिया जाएगा। लेकिन पढ़ाई आपको करना है, ठीक है। नहीं कीजिएगा तो फिर हो जाएगा दिक्कत, परेशानी, ठीक है। आगे आ जाओ। 1967 में योजनाएं आयोग ने देश में 67 जिले के पूर्ण या आंशिक की पहचान सूखा संबंधित जिलों के रूप में की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि योजना आयोग ने कितने क्षेत्रों को, कितने जिलों को, ठीक है, सूखा संबंधित क्षेत्रों में नाम आया था। कितना? 67, यानी कि 67 जिलों को जो इन्होंने नाम किया था, टिक किया था, मतलब कि अपना भाषा में समझ लीजिए, इनका पहचान किया था। 67 जिले ऐसे थे जहां पर सूखा सबसे ज्यादा था और उन्हीं का, उसी क्षेत्रों का क्या करना था? विकास करना था, ठीक है। अरे एक तो पहला बात करना है तो बाहर जाके बात करो तो मैं निकाल दूंगा बाहर। क्लियर टू कट बात है। अब फिर मैं घुसने ना दूंगा 2 दिन तक। दूसरा, 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% संचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संबंधित क्षेत्र का परिसीमन किया। अब उसके बाद क्या हुआ? 1972 में, अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 1972 में सिंचाई आयोग ने, कौन आयोग? याद रखिएगा, वो योजना आयोग है। सिंचाई आयोग कौन होता है? जो वो आयोग जो क्या करता है, भूमि को, कभी कभी अपने बिहार में आता है ना, देखते हो ना, डीजल अनुदान ये सब मिलता है कि नहीं मिलता है? देखे हो ना, बिहार सरकार द्वारा डीजल अनुदान मिलता है कि सिंचाई करने के लिए पैसा दिया जाता है। खेत पटौनी, खेत जो पटाते हैं उसके लिए पैसा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? तो अब वही पानी पटाते हैं खेत में। तो सिंचाई आयोग, कौन आयोग? सिंचाई आयोग 1972 में 30%, कितने प्रतिशत? याद रखिएगा, 30% संचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संबंधित क्षेत्र का परिसीमन किया, यानी उनका पहचान किया। भारत में सूखा संबंधित क्षेत्र मुख्यतः कहां पे है? याद रखना, राजस्थान। आपसे 4 ऑप्शन दे देगा एग्जाम में, लिख देगा ऊपर क्वेश्चन में कि सूखा संबंधित क्षेत्र कौन है, वहां पर ऑप्शन में दे देगा राजस्थान। इसके अलावा ये जो जगह है इसका नाम छोड़ के कोई 3 और नाम दे देगा, ठीक है। वहां पर ध्यान रखना, सूखा संबंधित क्षेत्र, इसका क्या करो ना, सबसे अच्छा उपाय क्या है पता है? सूखा संबंधित क्षेत्र, ऊपर हेडिंग बना दो सूखा संबंधित क्षेत्र, और जगह कौन कौन है ना, उसके जगह के नीचे घर पे जाकर कॉपी में उसके जगह का नाम लिख लो, ठीक है। कि इतना क्षेत्र सूखा संबंधित क्षेत्र में आता है, इतना क्षेत्र इस क्षेत्र में आता है, इतना इस क्षेत्र में, क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ये पढ़ा जाता है, लेकिन तुम लोग के पढ़े का तरीके में अलग है। लोग सीधे एक ही लाइन में चावल दाल खिचड़ी घी पापड़ सब मिला दीजिए, तो दिक्कत यहाँ हो जाता है कि बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको हार्ड लगता है, ठीक है। अब सूखा संबंधित क्षेत्र कौन कौन है ध्यान रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में, और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, और तेलंगाना के तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, और तमिलनाडु की उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग शुष्क और शुष्क के भागों में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं। किससे बच जाते हैं? सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच। इतना जो जगह है जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। अब जगह के नाम कैसे याद करोगे? ये तो मैं नहीं पता है, ये तो आपको, राजस्थान को कैसे याद करोगे? राजस्थान को वहां पर तो आप देख सकते हो, वहां पर आप याद कर सकते हो, ताकि जहां हमको बेहतर ढंग से छोटा छोटा पॉइंट में समझाना होगा वहां तो मैं क्लियर समझा दूंगा। समझ में आया? अब नाम कैसे याद करोगे? नाम तो आपको समझ के रखना है ना कि सूखा संबंधित क्षेत्र में राजस्थान आता है, और कौन आता है? तमिलनाडु आता है, कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा आता है। ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ देगा कि बताइए सूखा संबंधित क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की कौन सी जगह आती है? तो कौन सी जगह आती है? आंध्र प्रदेश की रायलसीमा। कौन सी जगह आएगी? आंध्र प्रदेश की रायलसीमा। ऐसे भी पूछ देगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देगा कि महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र आता है, तो मराठवाड़ा। कौन आता है? मराठवाड़ा। ध्यान रखिएगा, हर चीजों को एक बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एक चीजों को, एक एक लाइनों को तोड़ के पढ़िएगा तो बेहतर पढ़ पाइएगा, अगर नहीं तोड़ के पढ़िएगा तो नहीं पढ़ पाइएगा। क्लियर टू कट बात है, सीधा सी मतलब यही निकलता है।
अगर घर पे जाके इसको पढ़ोगे तो पढ़ पाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। और थोड़ा सा सीरियस, इस 5 महीने में सारे के सारे बच्चे हो जाओ, ठीक है, सारे के सारे बच्चे कम से कम इस 5 महीने में बेहतर ढंग से तैयारी के लिए पैर हाथ तोड़ के घर पे बैठ जाओ, ठीक है। काहे कि जरूरी है अब आपको वहां पर पहुंचना जहां पर हम चाह रहे हैं। क्लास एब्सेंट नहीं होना चाहिए एक भी दिन, ताकि क्लास एब्सेंट कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम में आप पड़िएगा, इतना याद रख लीजिए। देखिए आगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी नहीं, आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। आइए अब आते हैं अगला, सूखा संबंधित क्षेत्र में देखो क्या पढ़ना है। सूखा संबंधित क्षेत्र है क्या, नॉर्मल सा चीजें है भाई, इतना बड़का 2 स्लाइड में देखो, ये देख के मत समझो कि हार्ड है, नॉर्मल सी बातें हैं। नॉर्मल सी बातें क्या है कि इसका उद्देश्य क्या था, वैसे क्षेत्रों को चिन्हित करना जहां सबसे ज्यादा सूखा था, ठीक है। और ये कार्यक्रम कब चलाया गया था, चौथी और पंचवी योजना के तहत, ठीक है। इसके जगह के नाम को याद कर लेना है, इसका उद्देश्य पता है, ये है कहाँ कहाँ इसका जगह है, बस इतना ही करके अपनी भाषा में जाके लिख देना है। यही तो है, 2 स्लाइड की कहानी तो यही था, दूसरा कुछ था, जगह के नाम था, उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, बस यही था। 2 पॉइंट तो इसमें था ही, इससे ज्यादा पॉइंट था नहीं था। अब आगे आइए, अगला है आपका केस अध्ययन। अब केस अध्ययन भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम। अब देखो भरमौर जनजाति कौन था, बस इसके अगले स्लाइड में पूरा डिटेल के साथ रखा हूं मैं, ठीक है, एकदम से, क्या कि आपके सिलेबस में किताबों में नहीं दिया था भरमौर जनजाति का अर्थ क्या है, लेकिन हम अभी है तो हम एक एक चीजों को बता देंगे, क्या कि आपसे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन आता 100% आता कि सर जी भरमौर जाति है क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता। अगर मैं यहाँ पर नहीं बताता तो आप ही कोई मेरा कोई पूछ देता कि भरमौर जाति है क्या, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, एससी में आता है कि एसटी में आता है कि जनरल में आता है, ये भी पूछ देगा, हो सकता है, पूछ सकता है ना। तो उसके लिए पहले तैयार रहेंगे ना। अगर युद्ध होगा, जहां युद्ध तोप से लड़ा जाएगा वहां बंदूक काम करेगा, नहीं करेगा। तो तोप और बंदूक दोनों तो चाहिए, दोनों साथ लेके चलेंगे कि जिसका युद्ध जहां हो उसको लगा देंगे। तलवार का अब लड़ाई नहीं होता, तू तलवार लेके ताले तुम दौड़ेगी तब तक आगे वाला कोई मार देगा। देखिए भरमौर जनजाति क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल है। कौन शामिल है, होली। याद रखना, ये भरमौर जनजाति कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के 2 जगह के नाम है, एक भरमौर और एक होली। हाँ, हिमाचल प्रदेश के जगह का नाम है, इतना ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजाति क्षेत्र है। कौन सा जनजाति सूत्र है, अधिसूचित जनजाति क्षेत्र में आता है भरमौर जाति। अब यहां से क्वेश्चन आपका पूछेगा, क्या पूछेगा कि भरमौर जनजाति अधिसूचित जनजाति में कब से आता है, 21 नवंबर 1975 से। कब से, 21 नवंबर 1975 से ये भरमौर जनजाति अधिसूचित जनजाति में आता है। इस क्षेत्र में ध्यान देना, इस क्षेत्र में गद्दी जनजाति समुदाय का आवास है। गद्दी जनजाति क्या है, बस इसके अगले वाले स्लाइड में हम समझाएंगे आपको एकदम बढ़िया जगह। गद्दी जनजाति याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में गद्दी जनजाति समुदाय का आवास है। अब ध्यान रखिएगा भरमौर जनजाति में, भरमौर में कौन सी जनजाति का आवास है, गद्दी। कौन से, गद्दी। ध्यान रखिएगा एक एक चीजों का। 2001 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या, भरमौर उपमंडल की जनसंख्या कितनी है, 32,246। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भरमौर उपमंडल की जनसंख्या कितनी है, 32,246, अर्थात 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 20 व्यक्ति पर 1 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है, ठीक है। जैसे कि बात करें, अगर मैं समझाने के तौर पे बात कर लिया, बात ये कर लेता हूं कि मान लो कि तुम जहां पे बैठे हो, आप लोग जहां पे बैठे हो, एक इंसान कितना एरिया लेके बैठा है, एक कुर्सी का एरिया कितना होगा,
नहीं, 2 पागल, 2 फीट कम होता, दिमाग खराब। 2 फीट मतलब कि इतना मोटा आदमी, ये से मोट सेंटीमीटर में चले। मान लो कि कुछ सेंटीमीटर में बैठे हो, ठीक है, मान ले तल कर रही है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में बैठे, 10 सेंटीमीटर में बैठे हो, तो यानी कि पर व्यक्ति 10 सेंटीमीटर एरिया है यहाँ का, है पर व्यक्ति कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का एरिया है क्लासरूम का, उसके हिसाब से वो 10 सेंटीमीटर बोलिए, ध्यान देना। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में ये भरमौर जनजाति का जब जनगणना किया गया, ठीक है, तो उसकी जनसंख्या कितनी थी, 32,246 थी, और प्रति व्यक्ति यानी कि 20 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर था, कितना, 20 व्यक्ति पर, यानी कि एक व्यक्ति पर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का एरिया ले रहा है, लेकिन वहां पर 20 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर। मान लो कि 1 किलोमीटर 20 व्यक्ति का, 20 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रह सकते हो, ठीक है, समझ में आया, यहां तक कोई डाउट नहीं था। अब आगे आइए, हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाके में से एक है। कौन, हिमाचल प्रदेश आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़ा इलाका है, कौन, भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़ा क्या है, इलाका है, ठीक है, ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश के सबसे पिछड़ा जनजाति या पिछड़ा इलाका कौन है, तो भरमौर, और हाँ, भरमौर जनजाति सबसे पिछड़ा इलाका है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। याद रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान में जरूर रखना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजाति उप योजना प्रारंभ हुई। क्या हुआ, अब याद रखिएगा, जनजाति उप योजना कब आरंभ किया गया, 1974 में। ध्यान रखना, 2 चीजें यहां से पूछेगा, पहला कि उप योजना कब शुरुआत हुआ, 1974 में, या कितने नंबर यानी कौन सी योजना में शुरुआत हुआ, तो 5वीं, क्योंकि 1974 में 5वां योजना लागू हुआ था ना, तो 5वां पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, तो 5वां योजना में या 1974 में उप योजना क्या किया गया, की शुरुआत की गई। अगला क्या है कि भरमौर को हिमाचल प्रदेश में 5 में से एक समन्वित जनजाति विकास परियोजना ITDP का दर्जा मिला। अब याद रखिएगा कि भरमौर जनजाति को किस चीज का दर्जा मिला, ITDP। अब ITDP है क्या, क्वेश्चन पूछेगा, पूछा था, फुल फॉर्म पूछेगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूछ सकता है ना। अब इसके लिए तो हम तैयार हैं, जब हम तैयार हैं तो, जब हम हैं तो क्या गम है, जब हम हैं तो कोई गम है नहीं है। तो मैं हूं खड़ा हुआ, मैं आपको एक एक चीजों को बता के जाऊंगा, ठीक है, एक एक चीज समझा के जाऊंगा। क्या 6 माही में पूछा था ये क्वेश्चन, पिछले वाले 2025 के एग्जाम में, तो कोनो बात नहीं, 2026 में पूछा जाएगा। यहाँ पर वही बुलेटबा से मुंह उड़ा देंगे हम। ठीक है, तब पानी पी लेते हैं लोगों। इसको काटना होगा, ये वाला लाइन। काटना होगा, कई मिनट पड़े, वो भी देखना होगा। आए, अच्छा हो जाएगा। क्या है, अब देखिए ITDP याद रखिएगा, भरमौर जनजाति का किस चीज का दर्जा दिया गया था, ITDP का। अब ITDP है क्या, अब ITDP तो कुछ ना कुछ तो होगा, है आपके पास। अभी थोड़ा इसका पॉइंट निकाल लेते हो, उसके बाद ITDP में लिख के रखा हूं, परेशान ना आ रहा हूं। पहले इसका कुछ देख ले कि भरमौर जनजाति किसमें आता है, इसका कुछ पॉइंट है वो समझ ले। देखो लाइन को तोड़िएगा, ऑब्जेक्टिव के तौर पर निकालिएगा, आपका सब्जेक्टिव याद होगा, नहीं निकालिएगा नहीं याद होगा। क्लियर है, मैं लिख कर दे देता हूं। अय पहले बात की मुंह बंद करेगी, बहुत दिक्कत होता है इसमें, आता है, इसका बहुत तेज है रेंज।
वहां से बोलेगा, इस यहां पे सुनाई देगा वीडियो में, इसीलिए। आगे देखो, अब देखो इसका योजना में इसका किस चीज का दर्जा दिया गया था? आईटीडीपी का दर्जा दिया गया था। इस क्षेत्र में देखना, इस क्षेत्र में जनजाति समन्वित विकास उप योजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कहां दिया गया? इसका उप योजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कहां दिया गया? विद्यालयों में, जन स्वास्थ्य सुविधाओं में, पेयजल, सड़कों में, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास है। क्या इस सब क्षेत्रों में इसका क्या दिया गया? सबसे ज्यादा योगदान दिया गया। ठीक है, यहां तक। इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% से बढ़कर 2001 में, अब सोचो 1971 में भरमौर जनजाति का साक्षरता दर कितना होता है? 1.88%। लेकिन 1971 में यहाँ पर स्त्री का जनसंख्या दर होता है 1.88, लेकिन वही 2001 तक पहुंचता है तो इसकी जनसंख्या दर कितनी हो जाती है? शिक्षा साक्षर जनसंख्या दर का साक्षरता दर कितना हो जाता है? 42.83। काहे कि यहाँ के उप योजना चलाया गया था, योजनाएं बनाई गई थी, इस भरमौर जनजाति के ऊपर काम किया गया था। ठीक है, सरकार के तहत इसके ऊपर काम किया गया था, विद्यालय खोला गया था, शिक्षा को आगे लेके गया था। जीवन में ना इतना याद रखिएगा, एजुकेशन, शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। शिक्षा रहेगा आप बेहतर कीजिएगा, शिक्षा नहीं रहेगा आप कुछ ना कर पाइएगा। ठीक है, इंग्लिश बोलेला ना, अंगूठो छाप इंग्लिश बोल देता है, दुकान में जाके पैरासीटामोल दीजिए, डोलो दे दीजिए, एसी लॉक दे दीजिए, अंगूठो छाप बोल देता है। बोलता है कि ना, वो तो इंग्लिश में ना बात करता है। ये एसी लॉक तो इंग्लिश शब्द है, पैरासीटामोल इंग्लिश है। तो आप पढ़िए ना पढ़िए, अगर आप बेहतर ढंग से नहीं पढ़िएगा तो उसमें और आप में कोई अंतर है? कोई अंतर ही नहीं है। इसीलिए देखिए 1971 में ये साक्षरता दर बढ़ के 2001 में कितना हो जाता है? 42.83% हो गई। स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर अर्थात साक्षरता पर लिंग असमानता भी कम हुई। ठीक है, अगला, गद्दियों की परंपरा अर्थव्यवस्था, जीवन निर्वाह, कृषि एवं पशुचारण पर आधारित थी। इसे अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि गद्दियों का जीवन निर्वाह किस पर आधारित था? पशुचारण पे। कृषि और पशुचारण था। एक बकैती करने से अच्छा है कि बात सुन लिया करो। क्या समझाया हूं बताना? गद्दियों का जीवन निर्वाह किस पर निर्भर था? बस इससे अच्छा है कि बकैती कर लीजिए, तो बढ़िया जगह बकैती कर लीजिए, अगर सुनना है तो बढ़िया जगह सुनिए लीजिए। गद्दियों का जीवन निर्वाह कृषि और पशुचारण के ऊपर क्या था? निर्भर था। ठीक है, जिसमें खाद्यान्न और पशुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता था। किस पे? खाद्यान्न और पशुओं के उत्पादन पर क्या दिया जाता था? बल दिया जाता था। अब आते हैं आपके मेन टॉपिक क्वेश्चन पर, जो पिछले साल पूछा था। पूछा यह था कि आईटीडीपी कहाँ था? अच्छा, भरमौर था, ये पढ़ा दिया हूं, पहले ही बकैती में बोल दिया हूं। भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र यानी कि भूमौर घाटी में पाई जाती है। इस क्षेत्र को गद्दी क्षेत्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भरमौर क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? गद्दी क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ रहने वाले लोग मुख्यतः गद्दी जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? गद्दी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। ये तो पूछा था भाई, टेंशन फिक्र छोड़ो, जितना सिलेबस था ना उससे आगे तक करा कर दूंगा। आपके एग्जाम तक जाते जाते उससे आगे तक पढ़ा के देंगे, चाहे वो डीप पढ़ाएं, अंदर गहराई तक खोद के निकाले, या ऊपर से पढ़ाएं। ऊपर से मैं कभी आज तक ना पढ़ाया हूं, पूरा सिलेबस मिला लेना। मैं जहां जिस चैप्टर में घुसा हूं अंदर तक गया हूं। तो 16 महाजनपद के नाम यो लिख ले है, ये मैं वीडियो में भी सुना दिया था। 16 महाजनपद के नाम था उसमें, 16 महाजनपद के नाम। अरे ये वाला मैं तीसरा का वीडियो दिखाया था मंदू जाति वर्ग में, तब सुने ही नहीं हो तुम लोग। तब जिस वीडियो को भेज दिया गया था, आज मैं भेज देता हूं 16 महाजनपद के नाम।
परेशान काहे हो रहे हो? नहीं भेजा गया तो याद दिला दिया करो, मैसेज कर दिया करो। मेरे पास 7 चैप्टर नहीं है, वो सब उन्हीं के पास है, इंग्लिश का राहुल सर के पास। तो मेरे पास 7 चैप्टर नहीं है। वैसे भी मेरा मोबाइल कल बंद था, ठीक है। आईटीडीपी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड ट्रिबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले साल फुल फॉर्म पूछा था। आईटीडीपी का मतलब इंटीग्रेटेड ट्रिबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कहने का मतलब क्या हुआ? एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, ठीक है। ये क्वेश्चन फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पिछला साल पूछा है तो इस साल भी पूछ सकता है। जितना फुल फॉर्म लिखाया हूं सारा ध्यान में रखना, सारा बच्चा एकदम मन से, क्या है कि फुल फॉर्म एगो न एगो पूछेगा, एक न एक फुल फॉर्म आपको डाल के छोड़ देगा, कहेगा कि बताइए इसका क्या कहानी है, ठीक है। और कहानी को एकदम बेहतर ढंग से कहानी में जीना सीखिए और खुद का एगो कहानी बना लीजिए। अब आ जाइए सतत पोषणीय विकास, ठीक है। और कल इस चैप्टर को ज्वाइन कर देंगे, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर कल के कल, ठीक है। आए कल ज्योग्राफी है ना, सैटरडे नहीं, संडे को रख रहा हूँ ना होम साइंस में। इस बार संडे को कोई मजाक नहीं होगा, कोई बकैती ना होगा, इस बार सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगा, बात खत्म। संडे को होम साइंस साइकोलॉजी रखूंगा, क्लियर टू कट बात है। इस बार कोई चीज नहीं, ना हम पैसा लेके आएंगे ना कोई खाएगा। इसका तो मैं आज से भेज रहा हूँ इसको नोट्स पूरा, परेशान ना हो, मेरे पास सबका टेंशन रहता है। मैं सारा का सारा इसको भेज रहा हूँ आज, कम से कम 5 चैप्टर तक तो आज भेज ही दूंगा इसको। नोट्स कॉपी में बनाएगी, ऑब्जेक्टिव है मेरे पास, ऑब्जेक्टिव बन याद करेगी, उसके बाद जब समझना होगा मैं तैयार हूँ। आप भी तैयार रहिएगा, हम भी तैयार रहेंगे। याद रखिएगा, पूरा समझा के पूरा बेहतर ढंग से बता के आपको एग्जाम तक जाते जाते आपको इस वहां तक पहुंचा दूंगा जहां तक आप सोचे न थे। इतना टेंशन फ्री रहना। मेरे साथ जर्नी कर रहे हो तो तकलीफ होगा, लेकिन वो तकलीफ एग्जाम हॉल में पता चलेगा कितना बेहतर था। तो अभी शांत रहो। देखो, साधारणतः विकास शब्द से सतत पोषणीय विकास, साधारणतः विकास शब्द से अभिप्राय है कि समाज में विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। क्या होता है? आपके विकास से क्या मतलब है कि समाज में किसका स्थिति, विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तनों के प्रक्रिया से होता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि जब विकास, अगर आप अपने आप को क्या करते हैं, धीरे 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 धीरे, मान लीजिए आप आज 1 घंटा पढ़े, कल आप 1 घंटा 5 मिनट पढ़ गया, परसों 1 घंटा 10 मिनट, ये क्या हो रहा है आपके साथ? आपका विकास हो रहा है, आपके स्टेमिना बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, यही तो हो रहा है ना। इसके अलावा और कुछ हो रहा है कि आप नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो? याद रखो, अभी समय आ गया कम से कम पर डे 7 से 8 घंटा पढ़ने का। सारा दुनियादारी छोड़ के कॉपी किताब खोल के 7 से 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। जितना सब्जेक्टिव का नोट्स बनाए हो सारा देखना शुरू करो। ऑब्जेक्टिव मिला, ऑब्जेक्टिव का देखना शुरू कर दो। क्या कि मेरा अभी तबीयत और पैर ठीक नहीं था, इस वजह से आपको ज्योग्राफी चाहे होम साइंस चाहे पॉलिटी चाहे साइकोलॉजी का भी ऑब्जेक्टिव नहीं मिल रहा है। वो मैं बहुत जल्द आधा बना के बैठा हूँ, आधा बाकी है। हिस्ट्री का 800 दे चुका हूँ, 1500-1600 ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ हिस्ट्री में। तो जितना किए हैं सारा का खोलिए, सारा को देखने का स्टार्ट कीजिए। वहां से देखिएगा, बेहतर देखिएगा, नहीं देखिएगा खराब देखिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। सामने है हम खड़ा बेल, ठीक है। आगे देखिए, विकास की संकल्पना गतिक, और इस संकल्पना को प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। अब याद रखिएगा, विकास के संकल्पना का प्रादुर्भाव कब हुआ है? 20वीं शताब्दी में। कब हुआ है? 20वीं शताब्दी में, द्वितीय विश्व युद्ध। किसके? द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास का संकल्पना आर्थिक वृद्धि पर्याप्त, यहाँ पे लिखा होगा क्या, पर्याप्त होगा, कुछ गलत लिखा है, पर्याप्त थी, जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति का उपभोग के समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है। कहने का जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो विकास हमारा क्या होना शुरू हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। वहां पर प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, कितना वो खा रहा है, क्या कर रहा है, ये सब की गणना, इस सब का मापदंडों का क्या करना शुरू हो गया?
आंकड़ा मिलाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, क्या है, 20वीं शताब्दी का बात चल रहा है, या तो मतलब है कि 1900 से लेकर 2000 तक के बीच में होगा। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध है। अब युद्ध काहे होता है, हुआ काहे होता काहे है, कारण तो बहुत रहता है। घर में युद्ध काहे होता है, नहीं नहीं उसको समझाने दो। घर में युद्ध काहे होता है, जब आपके विपरीत कोई चीजें चलेगी तभी तो होगा। अब विश्व युद्ध हो रहा है यानी कि सब देशों में हो रहा है, तो यानी कि जो कर रहा होगा तो यानी कि पूरे देशों को विपरीत काम कर रहा होगा, जो अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसी के लिए युद्ध हुआ होगा ना। आए, अभी तुम्हारा चैप्टर है हिस्ट्री में, थोड़ा समझना है। अभी 2 चैप्टर बचा है ना, 2 वाला में सारा चीज बता दूंगा कि कब क्यों किस लिए, ये सब चीज रखा हूं। अब युद्ध होता है तो कोई ना कोई तो वजह होती है, कोई ना कोई तो कारण होता है। और लड़ाई तो ऐसे ही कौन जानबूझ के नहीं करता है, जानबूझ के कोई लड़ाई करेगा, कुछ ना कुछ तो वजह होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, तभी तो कोई लड़ाई करेगा। ऐसे कोई लड़ाई होता है? मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहा हूं गलत है, मैं कहा हूं कि तू गलत छे। मैं कुछ कहा हूं, गलत का नाम लिया हूं, अभी उस पर मैं टिप्पणी किया हूं, ताकि हमरो आदत है एकरा खत्म करने के बाद टिप्पणी करेंगे उस पर। ठीक है, ताकि फ्लो टूट जाता है, लय टूट जाता है। जब लय टूट जाता है तो फिर मैं आगे समझा नहीं पाता हूँ। समझाने का मतलब क्या है कि जिस स्टाइल में समझाने का प्रयास करता हूँ उस स्टाइल में नहीं समझा पाता हूँ, क्योंकि बीच में से लय टूट जाता है। इसी वजह से मैं दूसरा चीजों पर ध्यान नहीं देता, पहले इस पर ध्यान देते हैं, मैं आता हूँ तुम्हारे पर भी, परेशान न हो। परंतु अधिक और आर्थिक वृद्धि वाले देश में भी असमान वितरण के कारण गरीबी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। किसका स्तर? जहां पर असमान, यानी कि आर्थिक वृद्धि वाले देश में भी असमान, यानी कि जो देश आर्थिक स्थिति से मजबूत होते गया है ना, लेकिन उसे असमान वितरण के कारण क्या बढ़ा है, गरीबी का स्तर भी बढ़ना शुरू हुआ है। अब देखिए हमारे देश में सब लोग अमीर है, जिसके लिए आर्थिक स्थिति ठीक है वही दूसरे के लिए खराब है कि नहीं है? अब अपने गांव में देखिए कि कोई लोग बहुत धनी होगा, कोई लोग क्या होगा कि सोचता होगा बेचारा कि आज खाएंगे तो कल कैसे खाएंगे, है कि नहीं है? ऐसे सब गांव में लोग मिल जाएंगे, मिलेंगे या नहीं? तो यही चीजें है। अब विकास होता है तो वहां पर तो जहां पर सुख है वहां पर दुख तो है ही है। कल क्या छोड़े थे, क्या छोड़े? क्या छोड़ा था कल? ऑब्जेक्टिव तो है। अच्छा देख लेंगे, रुको आगे आइए। उन्नीस 1980 के दशक तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा, जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए बृहद स्तर पर सामाजिक एवं भौतिक कल्याणों का क्या हुआ, समावेश हुआ। औद्योगिक विकास के अनपेक्षित प्रभावों के विषय में लोगों का चिंता प्रकट होती है। 1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक, याद रखना 1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन चम, और 1972 में मोडेस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों और विशेषकर पर्यावरणविदों का चिंता और भी गहरी कर दी। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में विकास के एक नए मॉडल जिससे सतत पोषणीय का विकास कहा जाता है। 2 पुस्तक के नाम याद रखिएगा। एक पुस्तक किसका था 1968 में, एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन ऑफ चम, ये याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एहरलिच की पुस्तक कौन था, द पॉपुलेशन ऑफ चम। ठीक है, अगला 1972 में मोडेस के पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ, कौन, द लिमिट टू ग्रोथ। ये चीजें याद रखिएगा और ध्यान से एकदम प्रेम से पढ़ने का प्रयास कीजिए। कभी भी सब्जेक्टों में ना हड़बड़ाने का कोशिश मत कीजिए, एकदम घबराइए मत कि इतना भारी है, इतना मुश्किल है, ये कहानी है, ऐसे दिक्कत है, ये परेशानी है, ये सब चीजें मत कीजिए। ये सब चीजें करने का कोई फायदा नहीं है।
ठीक है, आपको गिराने वाले 50 लोग आएंगे। अगर आप पढ़िएगा तो आपके गिराने वाले 50 लोग आएंगे और वहां पर आप डिमोटिवेट होइएगा तो फिर आप फंस जाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि घड़ी की सुइया ना दोबारा भी घूमता है। घूमता है कि नहीं घूमता है? घड़ी में जो सुई होता है वो दोबारा भी घूमता है, नहीं घूमता है? हर दिन घूमता है वो सुइया। ठीक है, ये घड़ी के सुइया जो दोबारा घूमता है ना, बस ये घड़ी और सुइया मत समझिए, हम क्या कहे हैं वो समझिए। ठीक है, उस लाइन का तर्क समझिए, बोलना मैं क्या चाह रहा हूं। नहीं आया समझ में? काहे नहीं आया? क्या कि जो लोग आज के डेट में आपका बुराई करता है, आपके ऊपर उंगली उठाता है, आपके चरित्र पे उंगली उठा देता है, कभी कभी उठाता है ना, आपके आचरणों पे, आपके करेक्टरों पे उंगली उठा देता है, उसको बस यही कहिएगा जाके कि क्या कि टेंशन मत लो, घड़ी के सुइया ना दोबारा भी घूमता है। जब मेरा बारी घूमेगा उस दिन हम बतियाएंगे आपसे, बात करेंगे नहीं बतियाएंगे। बात करना थोड़ा अच्छा शब्द हो जाता है, अब बतियाएंगे मतलब अपना देहाती भाषा में जरूर बात करेंगे आपसे, जरूर मुलाकात होगी, लेकिन घड़ियावा का सुइया अभी आपके तरफ है, मेरे तरफ आने तो दीजिए, तो बात किया जाएगा। हाँ, मुंह पर तो कोई नहीं बोलता ना, मुंह पर थोड़ी कोई बोलेगा, मुंह पर बोलने ये चीजें नहीं है। अब देखो, अब सब चीजें अलग अलग है। मशंकर बंद कर दो इसको। ठीक है, अगला कल है, इसको खत्म कर देंगे। कल है इस क्लास को, क्या है, कल इस क्लास को खत्म कर देंगे।